तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, राइट ना। तो देखिए रेजिस्टेंस ठीक है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, राइट। क्या होता है? ऑब्स्टेकल। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको और सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि दी ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर इन फ्लोइंग चार्ज थ्रू दी कंडक्टर। यदि कोई कंडक्टर है, ओके, मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है। और ये किसका है? मान लो कॉपर का है। इसका कॉपर का, राइट ना। तो फिर इसका ये एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया। इसका लेंथ यदि L है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। मास कितना है? M है। ओके, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्यों? किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है? चार्ज के फ्लो के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस कितना होता है? तो दिस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, तो रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके जी, कंडक्टर, राइट। और ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, ऑफ कंडक्टर, राइट, ऑफ कंडक्टर। ओके जी, और L क्या हो गया? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, अब देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A का डेरिवेशन कैसे हो गया? बड़ा सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल। जरा देखना, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसका मतलब क्या हो गया? वायर जितना बड़ा होगा, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय दी वायर उतना ही ज्यादा होगा। स्वाभाविक है जी। अब देखो, रोड जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसको कवर करने के लिए प्रॉब्लम्स भी उतने ज्यादा होंगे, है कि नहीं है? इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, एक नंबर। और देखना, इज, और क्या होता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि सिंपल वे में समझ सकते हो आप। यदि मान लीजिए रोड नैरो है, ठीक है, रोड नैरो है, तो उसमें चलने में प्रॉब्लम होगी, कार चलाने में प्रॉब्लम होगी, है ना।
और रोड यदि वाइड है, रोड कैसा है, वाइड है, तो उसमें कार चलाना, मान लो गड्ढे वड्ढे भी हैं तो आसानी से निकलते हुए भाग सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से तुम ही सोचो जरा सा, एक पतला वायर है, ठीक है, ये पतला वायर है और एक मोटा वायर है, ऐसा मोटा वायर है, राइट ना, और सेम मटेरियल का है। देखना जरा सा, दोनों कैसा है, सेम मटेरियल का है, ये भी मान लो कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। ओके, तो तुम ही बताओ इसमें यहाँ पर किसी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को कौन लेकर के जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन लेकर के जाता है, चार्ज लेके जाता है ना, इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन बना, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर देखो जरा, ये इतना मोटा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं, राइट ना। ठीक है, जितना थिक होगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला जो होगा वो उतने ही ज्यादा होगा, मतलब उतने आसानी से चार्ज जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, है ना, इधर से इन करेगा और इधर से बाहर निकलेगा। ओके, तो ऑब्स्टेकल कम हो गया ना इसमें, इसीलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर। ओके, अब इसको कंबाइंड वे में कैसे लिख देंगे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, दोनों को मिला करके ऐसे लिख देंगे। अब आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो क्या कर देते हैं, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, रो L बाय A, ठीक है, और यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है ना, ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टी, ठीक है, रेसिस्टिविटी, ठीक, ऑफ मटेरियल, राइट, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया तेरा, राइट ना। ओके, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है जी। अब देखिए रो L बाय A, ओके, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीजिए मैंने भेज दिया आपको, ठीक है, रो L बाय A। ओके, अब इसके आगे हम लोग जरा देखो, यहाँ पर ये एक फार्मूला आ गया, इसको अब सॉल्व करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, मजे लेंगे, ठीक। अब जरा चलिए देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने वैसे ये सब पढ़ाया आप लोगों को, मुझे याद है, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम इसका यूनिट क्या होता है, ओम, OHM, ओम, और इसको इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट ना। अब देखो, अब ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके जी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, मतलब जिसमें चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो गया, मटेरियल, है ना, या यूं कहिए रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी रो, ओके ना। अब ये किस पर डिपेंड करता है भाई, मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, रेजिस्टिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। ठीक है ना, तो अब देखो जरा यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो जो होता है ना, रो इसका आयरन का, एक आयरन का वायर ले लेंगे, सेम लेंथ का वायर लिया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है आयरन की। ठीक है, उससे कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। उससे कम किसकी होती है जानते हो, कॉपर की। समझ गए कि नहीं। और उससे भी कम किसकी होती है, सिल्वर की, राइट ना, सिल्वर की। ओके, तो सेम लेंथ का यदि आप वायर लेते हो, किसका, आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का और सिल्वर का, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, आयरन की, उससे कम किसकी, एल्युमिनियम की, उससे कम किसकी, कॉपर की, उससे कम किसकी, सिल्वर की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, आयरन का। ठीक है, आयरन के वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, अरे भाई बोलो, उससे कम किसका, तो आर एल्युमिनियम का, है ना, उससे कम किसका, कॉपर का। ठीक है, Cu, ओके, और सबसे कम किसका होगा, तो सिल्वर का, Ag का। ठीक है, ये कब होगा, फॉर सेम ए एंड एल, जब लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी कम होने पर रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। अब देखो जरा, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते, देखना जरा बड़ी मजेदार चीज, रेजिस्टेंस यदि मान लो सेम मटेरियल का क्या हो, अपन ने डिफरेंट लेंथ का वायर लेते हैं। नंबर 2, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ओके, ये क्या होता है, R is directly proportional to L when rho and A, ठीक है, A R same, राइट, R same, तब क्या हो जाएगा, R is directly proportional to L हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कॉपर का वायर लिया तुमने, 2 कॉपर का वायर लिया, ओके, ये कॉपर का है, किसका है, कॉपर का, और एक दूसरा वायर है, उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना, थिकनेस, वो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इसका भी ए है, राइट, ए, इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, राइट ना। ठीक, तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट हियर, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका R2, और ये भी कॉपर का ही है। ठीक है, दूसरे का होगा तो मामला बदल जाएगा। ठीक है, ओके, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ रे भाई,
मतलब ये हुआ कि लेंथ यदि ज्यादा है, सेम मटेरियल का वायर है, सेम मटेरियल का वायर है, लेंथ यदि ज्यादा है, ओके, लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, जिसका लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम। ओके, अब देखिए इसके आगे नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 यहाँ लिख दो, इसको हटा करके, ये मैं हटा देता हूं इसको, है ना, ये मैंने हटा दिया। ओके, और जरा देखिए प्यारे, राइट ना, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, नंबर 3। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक चीज और बता देता हूं, ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, केस 1 लिख देते हैं, केस नंबर 1, बड़ी मजेदार चीज है, देखना जरा 2 मिनट में, इसको एक साथ लिखेंगे अपन, राइट, इसको हटाता हूं मैं अभी, देखना जरा क्या मस्त क्वेश्चन। अब इसमें व्हेन रो एंड ए आर सेम, मतलब रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तब ये फॉर्मूला लगेगा, समझे। और केस नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ, समझ गए, केस नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ, इफ रो एंड, ठीक है, रो एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम आर सेम, तब देखना मजा आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है, देखना जरा, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, तुम क्या जानते हो, रो एल बाय ए। ठीक है, अब इसमें एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो एल इंटू एल बाय ए इंटू एल, ठीक है, ए इंटू एल। अब तुम जानते हो यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एल, ठीक है, तो दिस इज बी, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, इफ रो एंड वॉल्यूम आर सेम, माने कांस्टेंट, ठीक, तब ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे भाई, रो बाय वी इंटू एल स्क्वायर, ठीक, एल स्क्वायर। अब ये पार्ट यदि कांस्टेंट हो, ये पार्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, राइट ना, सेम मतलब क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होता हो, ठीक। अब ये कब चेंज नहीं होगा, कब चेंज नहीं होगा, राइट ना। अब यदि मान लीजिए तो आपके पास एक मोटा सा रॉड है, एक मोटा सा रॉड है, वायर, ठीक है, अब इसको तुमने मेल्ट कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है, इसको मेल्ट कर दिया या स्ट्रेच्ड कर दिया, ठीक है, मेल्ट, इसी से तुमने क्या किया, इसी से मेल्टिंग किया या स्ट्रेचिंग किया, मेल्ट करके बनाया, मेल्ट करके बनाया या स्ट्रेच्ड करके बनाया, ठीक है, ओके। और तुमने ना इसको ना पतला लंबा वायर बना दिया, इसको ऐसा कर दिया, राइट, ठीक है, इसी से ऐसा बनाया तुमने, ऐसा पतला लंबा वायर बना दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है रे भाई, ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक, इस प्रोसेस में कांस्टेंट। और तब ऐसे प्रोसेस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पता है, एल स्क्वायर होगा, समझे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, राइट। अब इसका लेंथ यदि मान लीजिए एल, इसका लेंथ क्या है, L1 था, ठीक, अब ये तुमने L2 बनाया, L2 बनाया, समझ रहे हो,
ठीक है, इस मेथड से बनाओ, ठीक है, या इस मेथड से बनाओ, ठीक, मेल्ट करके पतला करके उसको सॉरी मेल्ट करो और उसको पतला करके बड़ा पतला वायर बना दो, या स्ट्रेच्ड करके वायर बनाओ, तेरी मर्जी। वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट ना। और इसका रेजिस्टेंस यदि R1 है और इसका रेजिस्टेंस यदि R2 है, इस दोनों प्रोसेस में, ओके, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, L1 बाय L2 होल स्क्वायर, ठीक है, L1 बाय L2 होल स्क्वायर हो जाएगा। आज हो सकता है आप लोगों ने इसको समझा होगा, ओके, ठीक है, L1 बाय L2 होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, L1 बाय L2 होल स्क्वायर, ओके। अब जरा देखना क्या मजेदार गेम है, मजेदार गेम। अब ना अपन एक और कंसेप्ट पर लेते हैं यार, चलेगा ना, एक कंसेप्ट और एक और, ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बचाना, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूज कर लेते हैं, ठीक, ओके। तो देखो यहाँ पर नंबर 3, ठीक, केस नंबर 3, ए नहीं, केस 3 नहीं, मैंने थर्ड केस या फोर्थ था क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो आप जानते हो, अब इसमें भी केस लिखेंगे अपन, केस नंबर 1 क्या, देखो, यदि मान लो इफ रो एंड एल आर सेम या कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं, रो एंड एल आर सेम, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है ना। अब ये दोनों यदि कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, अब देखो दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर है, समझे, ये एक वायर है, ठीक, इसका लेंथ L है, लेंथ कितने L, और ये किसका है, कॉपर का, ये किसका है, कॉपर का, ध्यान देना जरा, कॉपर का, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1 है, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस R1। अब दूसरा वायर भी ना इसी लेंथ का है, इतना ही लेंथ, ठीक है, इसी लेंथ का है, दूसरा वायर भी क्या है, इसी लेंथ का है, राइट, बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट विल बी डिफरेंट, इसका लेंथ भी L है, ये भी कॉपर का है, ठीक, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, तो रेजिस्टेंस कितना, R2, राइट। ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, समझे, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो R1 बाय R2 यदि आपको लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे रे भाई, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, तो इसमें R1 ऊपर है तो A2 ऊपर हो जाएगा, उल्टा अपोजिट, और A1 नीचे हो जाएगा, ठीक है, A1 नीचे हो जाएगा, राइट ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो A इंटू बी, ट्राइंगुलर है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मजे लेंगे, है ना। जैसे मान लो इसका जो सर्कुलर लिया अपन ने, तो ये क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर लिख सकते ना, इसका क्या लिख सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर, ठीक,
तो रेडियस के टर्म में यदि लिखेंगे तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R2 बाय R1 होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, R2 बाय R1 होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोग, अब इसमें केस नंबर 1 लिखा अपन ने, केस 2 भी देख लेते हैं, ठीक है, राइट ना। अब केस 2 जो है ना, मेरे को तो इधर जगह नहीं है तो मैं ये हटाता हूँ, ठीक है, जगह बनाता हूँ और इसी पे लिखेंगे अपन, ठीक है। ओके, चलिए केस नंबर 2, इसमें 4 नंबर वाले में केस नंबर 2 इधर लिख रहे हैं, ठीक। तो देखिए जरा, ठीक है, जगह का प्रॉब्लम है इसीलिए यहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ लिखता हूँ केस नंबर 2, ठीक। अब इसमें देख कैसे, ठीक है, इफ, ठीक है, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी एंड रो रेजिस्टिविटी माने मटेरियल आर सेम, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे, बड़ी मजेदार है, बड़ी मजेदार है ना। तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, बेसिक फॉर्मूला। अब तुम ही बताओ, दोनों साइड ऊपर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो रो, अब L इंटू ए क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था मैंने, ए, ठीक है। और अब इस कंडीशन में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो अब ये कब अप्लाई होगा, वही किसी एक वायर को, रॉड को, है ना, जैसे मान लो ये कॉपर का एक रॉड है, इसको अपन ने क्या किया, स्ट्रेच किया या मेल्ट किया, देखना जरा यहाँ पर, इसको यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, मेल्ट, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग करके और स्ट्रेच्ड करके, तेरी मर्जी, ठीक है, या पीट करके, है ना, ठीक है, स्ट्रेचिंग मेथड, स्ट्रेच करके आपने क्या किया, एक पतला बड़ा वायर बना दिया, ओके। इसका देखो मटेरियल सेम, यहाँ पर क्या होता है इस मेथड में, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहता भाई, कांस्टेंट। तब ऐसे कंडीशन में इसका यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, समझे, और इसका रेजिस्टेंस R1, तो A1 R1 लिख रहा हूं ऐसा। अब तुमने ये पतला कर लिया तो इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, है ना, पाई R2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा जी, R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 होल स्क्वायर, समझ गए, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो तुम ही बताओ, रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 बाय R1 टू दी पावर 4, होगा कि नहीं होगा, बोलो, टू दी पावर 4। तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा कब, जब मेल्ट करके या स्ट्रेच्ड करके एक पतला वायर बनाएंगे, या पतले वायर को मोटा करेंगे, है ना, या पतले वायर को मोटा करेंगे, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। अब देखिए एक और पॉइंट लिखते हैं, एक और पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो देखो जरा, ठीक, कौन सा पॉइंट ठीक है, मास,
मास क्या करता है, दो वायर है, देखना जरा बड़ी बिंदास से। अब अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग मास ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मास ऑफ रेजिस्टेंस, देखना बड़ी मजा आता है इसमें, है ना। ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे यार इसको। ठीक, अब कहाँ क्या अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान देने का, इसको समझने का, राइट। अब देखो नंबर 5 की 4 था, ठीक है, मास ऑफ कंडक्टर, मास ऑफ कंडक्टर, राइट। अब जरा देखो मास, देखो बिंदास से, R इज इक्वल टू, तुम जानते हो रो L बाय ए, राइट ना। ओके, इसी से अपन अभी और फार्मूला क्या बनाया, अभी बनाया ना, रो L स्क्वायर बाय भी, वॉल्यूम भी, और क्या बनाया बोलो जरा, रो वॉल्यूम भी बाय ए स्क्वायर, बनाया कि नहीं बनाया, है कि नहीं है। अब इस आप जानते हो कि मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू, कोई बोलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, है ना, मास पर वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, डेंसिटी। अब ये वीडियो गेम खेलेंगे अपन, राइट। तो मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी d, डेंसिटी d, ठीक है। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू, तुम ही बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, m बाय d, ठीक है। और डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, राइट। तो आप ही बताओ इस फार्मूले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते रे भाई, R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रो, है ना, L स्क्वायर बाय M अपॉन D, राइट, लिख सकते ना, M अपॉन D, ठीक है, ओके, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू रो L स्क्वायर D बाय M, रो L स्क्वायर D बाय M। और इसके लिए यदि लिखें अपन, इसके लिए यदि लिखें तो R इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं बोलो, रो V को हटाना है तो रो इंटू M बाय, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू, बोलो जल्दी, डी, ठीक है, डी, राइट ना। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए, ठीक है, दीज आर दी फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया, ठीक। यदि मान लो कि मटेरियल और लेंथ सेम है, ठीक है, मटेरियल और लेंथ क्या है, सेम है, ठीक। अब इसी में केस फर्स्ट क्या आ गया, केस फर्स्ट, ए देखना, मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल मतलब सेम है तो क्या क्या सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा एंड डेंसिटी भी सेम होगा, है कि नहीं। इफ मटेरियल एंड लेंथ, लेंथ L आर
सेम, ठीक है। देन राइट, देन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो इस फॉर्मूले से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, ओके, ठीक है। और सेकंड केस देखो, केस नंबर 2, ए मटेरियल मीन्स क्या हो गया, रो एंड डेंसिटी D, ठीक है, एंड थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही थिक होगा, उतना ही मोटा होगा। देखो जरा, ये इसको देखो, है ना, ये इसको देखो जरा, है ना, ये ज्यादा मोटा है और ये पतला है, ठीक है। इसका थिकनेस ज्यादा है, इसका थिकनेस कम है कि नहीं है, ओके। तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ओके जी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ओके। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मजेदार, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, नहीं, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, इसीलिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा यार, नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, ये पूरे को कंप्लीट करता हूं और रेजिस्टेंस वाली बात अब पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी बात पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वाला मामला पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार और मस्त, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके। लास्ट ये 6 नंबर होगा शायद, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइट। अब आप जानते हो, if temperature is changed, if temperature is changed, right, is changed, resistance is changed, ठीक है, because resistivity is changed, ओके। ये मैंने कॉज भी लिख दिया आपको, रेजिस्टिविटी इज चेंज। अब आप जानते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। और आपको पता है कि रो थीटा इज इक्वल टू रो 0 डिग्री से 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा डिग्री से, ये पता है आपको, है ना। इसीलिए R थीटा इज इक्वल टू R नोट 0 डिग्री से, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा डिग्री से होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है, समझ गए।
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर आर नोट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। और आर थीटा क्या है? थीटा रेजिस्टेंस एट रेजिस्टेंस, ठीक है, एट थीटा डिग्री सी। मतलब टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया 0 डिग्री सी से थीटा डिग्री सी पर किया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब आप बोलेगे अल्फा क्या होता है ना? तो अल्फा को क्या बोलते हैं पता है? अल्फा को यहाँ पर क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ओके। अब देखो, जानते हो ये जो अल्फा है ना, अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फॉर ऑल मेटल्स, फॉर मेटल, सॉरी, पॉजिटिव फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स, राइट। और अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, समझ गए? फॉर सेमीकंडक्टर्स। और जानते हो ये 0 होता है फॉर कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज, मैंगनीज, राइट ना। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स if temperature is increased, if temperature of metal is increased, right, resistance is increased, resistance, okay, is increased, right। अब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, समझ गए ना? इज इंक्रीज, ठीक है, और इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। अब तुम ही बताओ सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर का तो अल्फा क्या है? नेगेटिव है ना। सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या है? नेगेटिव है। ओके, इसीलिए यदि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, ओके। और कॉन्स्टेंटन मैग्नेनिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इसीलिए उसको किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं आप लोग जानते हो ना? किसके लिए यूज करते हैं? कोई बोलेगा? है जो अपन इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, कौन सा? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये मीटर ब्रिज हो गया, उस सब में इसको यूज करते हैं। ओके, ठीक है, राइट। अब क्या होगा? ये चलिए, अब ये मैं आपको देखिए, ठीक। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, कल इसी से आगे बढ़ेंगे, राइट ना। तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद।